हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 1, बायोलॉजी का एनसीईआरटी बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि लिविंग वर्ल्ड में वो हमारी लिविंग क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो जी रही हैं, लिविंग हम उसको बोलते हैं। तो उस वर्ल्ड में क्या क्या है, कैसे है, वो चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहली चीज़ क्या कि जो लिविंग वर्ल्ड की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। अब क्या है कि हमारे अर्थ जो है, हमें सभी को मालूम है हम अर्थ में रह रहे हैं। तो हमारी अर्थ जो है वो बहुत सी चीजों के लिए, बहुत हमारी अर्थ पे लिविंग और मतलब बहुत ही तरीके के डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तुम मतलब सोच भी नहीं सकते, छोटे से लेके बड़े से बड़े तक, एक बैक्टीरिया से लेके एक हाथी तक, डायनासोर्स भी रहे हैं, इतने बड़े बड़े भी हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनिज्म जो हैं यहाँ पर रहते हैं, अलग सबके लिए अलग अलग हैबिटेट्स हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन हो गया, डेजर्ट हो गया, फ्रेश फ्रेश वाटर बॉडीज में अलग अलग ये सारी हैबिटेट्स है। क्या कौन कौन सी? फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, ओशियंस में रहते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ कि अलग अलग, जैसे ये डेजर्ट हो गया, ओशियंस हैं, माउंटेन्स में भी रहते हैं, फॉरेस्ट में तो फ्रेश वाटर बॉडीज में रहती है। हॉट स्प्रिंग्स हॉट स्प्रिंग्स में, पोलर रीजन एक ऐसा रीजन होता है जो कि ठंडी जगह को बोला जाता है पोलर रीजन। तो वहां पर भी अब उस वहां पर जो रहने वाले लोग जो हैं, या कोई भी जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनके पास कोई ना कोई एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ ना कुछ उनमें खूबियां होती है जो उनको लिविंग बनाती हैं। अब वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, ये फ्लो चार्ट है जिसमें हमें बताया है, हमने देख रहे हैं कि एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए। पहली चीज तो वो ग्रोथ, अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो वो लिविंग है। मतलब ग्रोथ इन द सेंस कि मास में इंक्रीज होना उसका, उसको वो क्या, मास में अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ करते हैं। दूसरा चीज, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। तीसरी चीज, कोई भी रिस्पॉन्ड करना इन्वायरमेंटल स्टिमुली से। कोई भी बाहर से हमें स्टिमुली मिल रहा है, कोई भी मान ले ठंड है, गर्मी है, कोई हमें मार रहा है, कुछ कुछ भी कर रहा है, अगर उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स है। चौथी चीज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिविंग थिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो मेटाबॉलिज्म कर सकता है। मतलब कि वो मेटाबॉलिज कर सकता है, कि मतलब इनसाइड द बॉडी के अंदर कुछ उसके बायोकेमिकल्स रिएक्शंस हैं जो वो शो करता है। नेक्स्ट हम अब धीरे धीरे करके उन सारी करेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ते हैं, अब क्या है कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रोथ पढ़ने वाले हैं। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक मतलब लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग थिंग्स ग्रो करता है बाय इंक्रीज इन मास। अब वो लिविंग थिंग्स ग्रो कैसे कर रहा है? मास इंक्रीज करके, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। या तो वो मास में ग्रो इंक्रीज करता है, या तो वो सेल्स सेल्स का नंबर इंक्रीज करता है, तब वो ग्रोथ हो रही है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि स्पेशली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होती है वो सेल डिवीजन के थ्रू होती है। मल्टी सेलुलर में ग्रोथ जो है वो सेल डिविजन के थ्रू हो रही है, या हम बोलें कि नंबर ऑफ सेल्स उनका इंक्रीज हो रहा है। ग्रोथ जो है वो हमेशा कंटिन्यूसली होती रहती है। देखो, मल्टी सेलुलर में क्या है, ग्रोथ जो भी होगी वो सेल डिवीजन से होगी, या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तब होगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से होती है। लेकिन मतलब लेकिन नहीं, इस तरीके से। और जो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो हमेशा ही होती रहती है।
जबकि एनिमल्स के अंदर एक सर्टेन एज पे आने के बाद वो आगे ग्रो नहीं करता है। हाँ, कुछ पार्ट्स हैं एनिमल्स के जो कि ग्रो करते हैं कंटिन्यूअसली। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि नेल्स नेल्स हमेशा ग्रो करता रहेगा, हेयर हमेशा ग्रो करते रहेंगे। जो भी सेल खराब हो गए हैं, वो हमेशा ही रिप्लेस होते रहेंगे। तो ये कुछ थ्रू आउट द लाइफ ये कुछ चीजें हैं जो एनिमल्स में भी कंटिन्यू ग्रो करती रहती हैं। लेकिन प्लांट्स जो है वो साइज इन नंबर हमेशा प्लांट्स का जो ग्रोथ है प्लांट्स में हमेशा ही होती रहती है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो हम ग्रोथ उसमें कैसे होती है, उसकी ग्रोथ हम माइक्रोस्कोप सिंपली माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यूनिसेलुलर क्यों? क्योंकि वो एक ही सेल से बना हुआ है और वो इतना छोटा होता है, हम उसको अपनी नेकेड आइट से नहीं देख सकते। तो हम उसको उसकी ग्रोथ कैसे देखेंगे, वो माइक्रोस्कोप से देखी जाती है। या बाहर इन विट्रो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम कि सेल्स के नंबर काउंट करते हैं और उसमें से देखते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, अब नॉन लिविंग थिंग्स, ये तो हमने लिविंग थिंग्स की पढ़ ली कि कहानी, वो कैसे कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे हो रहा है, मल्टी सेलुलर में कैसे हो रहा है। अब बात करें हम नॉन लिविंग थिंग्स की, तो नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन से? माउंटेन्स, सैंडविन्स, बोल्डर्स, ये कैसे ग्रो करते हैं? ये भी तो साइज में ग्रो करते हैं, लेकिन ये साइज में कैसे ग्रो कर रहे हैं? एक्यूमुलेट, इकट्ठा करते हैं मटेरियल्स को ऑन एक्सटर्नल सरफेस अपने ही। जैसे मान लो ये अगर माउंटेन्स बन रहा है, ये कुछ माउंटेन है, तो यहाँ इसका ये कैसे साइज ग्रो करेगा? इसकी एक्यूमुलेशन यहाँ पर जो भी वो है, यहाँ पर इसकी सरफेस, आउटर सरफेस पे ये ग्रो करता है, जिसकी वजह से ये भी ऐसे ही ग्रो कर रहे हैं, एक्यूमुलेट करते हैं कुछ सामान को अपने एक्सटर्नल सरफेस पे। और इसलिए ग्रोथ जो है लिविंग थिंग्स में, ग्रोथ जो है वो इंटरनल होती है, अंदर इंटरनल से ग्रोथ होती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल है। जैसे हम ये भी देख सकते हैं कि डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं करते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि वो अब डेड हो चुके हैं, वो नॉन लिविंग बन गए हैं। दूसरी चीज, हमने ग्रोथ के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे किस किस में कहाँ हो रही है। अब रिप्रोडक्शन, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने ग्रोथ पढ़ी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करता है, क्या बोल रही हूँ मैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये एक ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग है वो प्रोड्यूस करेगा अपना ऑफस्प्रिंग। कैसे? उसी में ही, मतलब जो उसके ऑफस्प्रिंग होंगे उसके ही उसके उसमें जो करेक्टर आएंगे वो उसके पेरेंट्स से ही आएंगे। ठीक। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय सेक्सुअली करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। रिप्रोडक्शन दो तरीके से है। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स जैसे हम देखें, फंगी। फंगी जो है वो कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? अपने अपने स्पोर्स स्पोर्स से, स्पोर्स को फटाफट डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करता है स्पोर्स को, और उसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस कर पाता है। अब जैसे एल्गी हो गया, मोसिस हो गए, ये सब एल्गी, मोसिस, ये सब कैसे करते हैं? ये भी है फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। अब ईस्ट के अंदर, ईस्ट जो है हाइड्रा, ईस्ट, इन ईस्ट और हाइड्रा के अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बर्डिंग के थ्रू। किसके थ्रू? बर्डिंग्स के थ्रू होती है। उसमें एक छोटा सा बर्ड निकलता है, वो जाके वही बर्ड टूट के प्लांट से अलग होता है और वही जाके न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। लेकिन प्लानेरिया भी एक ऐसा है जो जिसको हम फ्लैटवर्म बोलते हैं, उसमें क्या, उसमें रीजनरेशन होती है फ्रैगमेंटेड बॉडी की। अगर कोई बॉडी, यहाँ मान लो ये अगर एक बॉडी है और ये अगर टूट जा रही है, एक यूं हो गई और एक सिर्फ नीचे का पार्ट बचा, तो ये कुछ टाइम बाद ये नीचे का पार्ट इसमें बन जाएगा पूरा का पूरा, और इसमें पूरा ऊपर बन जाएगा। तो ऐसे रीजनरेशन हो जाती है, इसमें रिप्रोडक्शन ये ऐसे करता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, एल्गी हो गए, अमीबा हो गया, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? अपने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करके। ठीक है। अब वो नंबर ऑफ सेल्स कैसे इंक्रीज होंगे? वो सेल डिवीजन करेगा। तो इसलिए हम, अब देखो सेल डिवीजन हमने पहले ग्रोथ में भी पढ़ा था, अब भी पढ़ रहे हैं हम कि वो सेल डिवाइड करके वो
ये सब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज है। रिप्रोडक्शन करने से ही ग्रोथ बनेगी, या मतलब एक ही है। अब जो कुछ, लेकिन सिर्फ रिप्रोडक्शन ही मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही अगर कोई लिविंग है तो वो जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन करे। जैसे कि हम ये म्यूल्स हो गए, कुछ म्यूल है, कुछ स्टेराइल वर्कर बीज होती है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, कुछ ह्यूमंस भी इनफर्टाइल होते हैं तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग रिप्रोडक्शन को हम ये नहीं बोल सकते, डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हम अगर हम डिफाइनिंग एक वन ऑफ द करेक्टर है कि लिविंग थिंग्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो ग्रोथ करते हैं, लेकिन हम इनको सिर्फ यही नहीं बोल सकते कि अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस और ग्रोथ अगर नहीं कर रहा तो वो लिविंग नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग है। तो क्या है, तो कोई ना कोई तो करेक्टरिस्टिक्स होएगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ये बताए कि अगर वो हो रही है तो वो लिविंग है, अगर वो नहीं हो रहा तो वो नॉन लिविंग है। तो थर्ड करेक्टर हमने दो करेक्टर पढ़ लिया, फर्स्ट पढ़ लिया ग्रोथ, दूसरा पढ़ लिया हमने रिप्रोडक्शन। अब हम तीसरा करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक क्या है, एक ऐसा करेक्टर है लिविंग थिंग्स का, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें, इसमें क्या होता है, एनाबॉलिक एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों मिला के होता है। कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर होती रहती है, एनाबॉलिक चलता रहता है, कैटाबॉलिक चलता रहता है। अगर ये हो रहा है, इन दोनों को मिला के जो ही बनता है मेटाबॉलिज्म। अब ये क्या है, मैंने दो शब्द भारी भारी शब्द क्या बोल दिए, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ये हम आगे देखते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया, मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को अगर हम प्लस कर दें दोनों चीजों को तो वो मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। अब यूनिसेलुलर हो मेटा या मल्टी सेलुलर में हो, किसी में भी हो, एनाबॉलिज्म अगर कैटाबॉलिज्म हो रही है तो वो मल्टी मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। ये जो है वो दो स्टेजेस में होती है। कौन सी, पहली एनाबॉलिज्म, एक ऐसा एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिल्डिंग अप बनता है। क्या बनता है, छोटे छोटे सब्सटेंसेस से, मतलब ये छोटे छोटे सब्सटेंसेस हैं, इनसे क्या बनेगा, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेगा। सिंपलर सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनना इज नोन एज एनाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखें हम, फोटोसिंथेसिस हो गई, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, मतलब कुछ चीजें छोटी छोटी एक एक चीजें मिला के फोटोसिंथेसिस करवाता है। लेकिन कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ब्रेक डाउन होता है, उसमें बन रहा था, बिल्डिंग अप हो रहा था, कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है किसका, अब इसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कैटाबॉलिज्म क्या है, अब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से अगर स्मॉलर स्मॉलर सब्सटेंसेस में बंटना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। जैसे कि रेस्पिरेशन, रिलीजिंग ऑफ वेस्ट आउटसाइड, ये कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल है। अभी हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को और अच्छे से देखते हैं क्या है। अब देखेंगे कि क्या होगा, क्या होते हैं। अब जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो आउटसाइड द बॉडी भी हम कोई सेल फ्री सिस्टम क्रिएट करके हम वो देख सकते हैं। उसमें क्या होगा, विच आर नाइदर लिविंग, अगर हम सेल फ्री सिस्टम कर दे तो वो ना ही लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है। ऐसी रिएक्शंस जो है विट्रो बाहर ही करी जाती हैं। मतलब हम ये चीज क्या है कि मेटाबॉलिज्म को हम ये एक ऐसा डिफाइनिंग फीचर्स बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बिना किसी एक्सेप्शंस के। मेटाबॉलिज्म, मैं दोबारा बोल रही हूँ, मेटाबॉलिज्म को हम ये बोल सकते हैं डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग करेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब डिफरेंसेस क्या है एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का, वो ये देखते हैं। इट इज द एनाबॉलिज्म क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इसमें कंस्ट्रक्ट होगा, छोटे छोटे से बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। ले वहीं पर कैटाबॉलिज्म में क्या है,
एक सम टोटल ऑफ डिस्ट्रक्टिव, इसमें कितना डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस है ये। एनाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है छोटे सिंपलर वन से, और इसमें क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स वन फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनाबॉलिज्म में एनर्जी स्टोर करता है, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म जो है वो किस लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए। कैटाबॉलिज्म किस लिए जरूरी है, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। अब वायरसेस को जो है हम ना ही लिविंग माना जाता है ना ही नॉन लिविंग माना जाता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि वायरसेस को एनर्जी की जरूरत, एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसको ना ही लिविंग में माना गया है ना ही नॉन लिविंग में माना गया है। उसमें बोला जाता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी अब्सेंट है, वो मेटा वायरसेस जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं करते, इसलिए इसलिए उसको ना ही नॉन लिविंग है ना ही वो लिविंग है। चौथा करेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग्स का, वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स का बनना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। अब हमें ये मालूम है कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी लिविंग और थिंग्स का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, सेल्स ही हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होते हैं, वो सिंगल सेल से बने हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से या बहुत सारे सेल से बने होते हैं। तो जो सेल जो है वो प्रोटोप्लाज्म जिसमें लिविंग मैटर प्रेजेंट है, और जिसमें सेल ऑर्गेनिज, सेल क्या है उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा और उसके अंदर सेल्स ऑर्गेनेलीज होंगे जो कि सेल्स के इनसाइड पाया जाता है। वो विच परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज एट द सेलुलर लेवल, हर एक अलग अलग सेल्स के लेवल पे वो सेल ऑर्गेनेली और प्रोटोप्लाज्म अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस को वो रिजल्ट देते हैं। पांचवा जो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस क्या होती है, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी उसके पास क्या होगा, एक्सीलेंट एबिलिटी होगी सेंस करने की अपने इन्वायरमेंट को। उस अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से सेंस कर पाएगा, उसके पास इतनी एक्सीलेंट एबिलिटी होती है, और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा। अब वो रिस्पॉन्ड करता है अलग अलग वेरियस फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुली, कुछ भी आएगा उसी के हिसाब से वो रिस्पॉन्स करेगा। अब अलग अलग फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिससे क्या होता है, रिस्पॉन्ड करता है, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पोल्यूटेंट्स, इन सब पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। अब जैसे एक का देखें तो लाइट का ड्यूरेशन, वो कितनी देर के लिए लाइट आ रही है, वो जो है वो अफेक्ट करता है बहुत सारे सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन पे ही ब्रीड करते हैं, अब वो चाहे प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो अगर लाइट का ड्यूरेशन अफेक्ट कर रहा है सीजनल ब्रीडर्स को, अगर उतनी टाइम की लाइट नहीं मिल रही तो वो नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, अगर मिल रही है तो वो अच्छे से कर पाएंगे। तो ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर, क्या हो गया, लाइट हो गया। अब उससे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सही से अफेक्ट अफेक्ट कर रहे हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं केमिकल से, कैसे, केमिकल जो है उनकी बॉडी में एंटर करता है करके। अब ह्यूमंस जो है वो ह्यूमंस आर सुपीरियर, ह्यूमन जो है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर लिविंग थिंग्स हैं, एज दे हैव, उनके पास कितनी एडिशनल एबिलिटी है सेल्फ कॉन्शियसनेस की। किसकी, सेल्फ कॉन्शियसनेस की ह्यूमंस के पास सबसे अच्छी एबिलिटी है। इसलिए बोला जाता है कि कॉन्शियसनेस जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कॉन्शियसनेस है तो वो लिविंग है, अगर वो नहीं कर रहा तो वो नॉन लिविंग है। अब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग इट इज मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग स्टेट। अब ह्यूमन बींग्स में भी जो है वो बहुत मुश्किल है। अब लिखा गया कि कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स में देखा जाए तो उसमें क्या होता है, वो जिंदा तो होते हैं, जैसे ऐसे पेशेंट जो कोमा में है वो जिंदा तो होते हैं, लेकिन उनके कुछ पार्ट्स, या ब्रेन डेड हो गया या कुछ हार्ट
काम नहीं कर रहा सही से, या लंग्स काम नहीं कर रहे, तो वो क्या है, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। वो कॉन्शियस, उनको अगर प्रॉपर्टी क्या है कॉन्शियसनेस की, वो कर रही है रिस्पॉन्ड करना, अपने आप से रिस्पॉन्ड कर नहीं पा रहे हैं लिविंग ह्यूमन बींग्स जो हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कॉन्शियस नहीं कर रहे तो वो, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं कर रहे तो वो होगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इज, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है, अलग अपना अपना अलग सब कंपोनेंट, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, बहुत सारे सब कंपोनेंट्स होंगे जो कि कोऑपरेट करते रहते हैं एक दूसरे को, और फंक्शन करता है, पूरा एक होल बॉडी फंक्शन करता है। नेक्स्ट है, जैसे कि हम यहाँ पर देखें इस पिक्चर में, इसमें क्या हो रहा है कि एक प्रोटो हमें मिला है, हमको मालूम है एटम्स जो है वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन तीनों से मिलके एटम बना, एटम बहुत सारे एटम्स मिले तो ये बना कंपाउंड। अब इनको हम बोलते हैं फिजिकल, ये फिजिकल हिराची है, फिजिकल की वजह से। उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड्स आए, उसके बाद क्या बना, सेल्स बना, सेल, बहुत सारे सेल्स मिले तो वो टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर बहुत तरीके के ऑर्गन सिस्टम बने, तो जाके वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल हिराची। अब नीचे से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि साइज और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिक्रीज करी, यहाँ पर सबसे ज्यादा साइज होगा, कॉम्प्लेक्स भी होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे साइज और कॉम्प्लेक्स डिक्रीज होता जाएगा। अब वहीं पर अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज और कॉम्प्लेक्स इंक्रीज कर रहा है। अब यही चीज को इसमें लिख के बताया गया है उतने प्रोसेस को ही। अब जैसे फिजिकल क्या है, फिजिकल उसको हम नॉन लिविंग हिराची बोलते हैं, और एक बायोलॉजिकल हिराची है जो कि लिविंग बॉडी बनाती है। अब फिजिकल हिराची में क्या होता है, बहुत सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो कि फॉर्म करते हैं, जो आखिरकार में जाके एक सेल्स बनाता है। अब वो सेल्स जो है वो टिश्यू में बनेगा, टिश्यू बहुत सारे टिश्यू बन के ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरी एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो एक ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। अब जरूरी नहीं है कि एक टिश्यू की प्रॉपर्टी, बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस। ये प्रॉपर्टी कैसे मिलती है टिश्यू को, आपस सेल से इंटरैक्ट करके, आसपास के सेल से इंटरैक्ट कर, जैसे कि बोन, बोन जो है वो हार्ड टिश्यू है, बोन कैसा टिश्यू है, हार्ड टिश्यू है जो कि बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। लेकिन सेल जो है, उसके जो सेल्स अंदर प्रेजेंट हैं उनमें ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, अगर वो भी प्रॉपर्टी होती तो फिर वो तो पूरी की पूरी टाइट होता, हार्ड होता, है ना, उसके अंदर के सेल्स जो है वो हार्ड नहीं है। दिस फिनोमिना ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से क्या, यही इंटरैक्शंस की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन का, हिराची ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि इंटरैक्ट करके, कोऑर्डिनेट करके और वो काम करते हैं। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना किसी तरीके से अपने एंसेस्टर से आए हुए हैं, और अपने डिसेंट से आए हुए हैं। तो वो क्या अपने एंसेस्टर से बोलते हैं, अपने पूर्वजों जैसा, अपने पूर्वजों से क्या लेके आते हुए जा रहे हैं, जो कि प्रोजेनी टू प्रोजेनी ट्रांसफर होता जा रहा है, वो है डीएनए। कितना डीएनए आ रहा है, कितना डिग्री डीएनए आ रहा है, उसके बेसिस पे वो सिमिलर है कि नहीं है वो डिसाइड होता है। कितने, देखो ट्रेड का एक्सप्रेशन कितना हो रहा है, वो डीएनए डिसाइड करता है। इसलिए बोला जाता है कि बायोलॉजी जो है वो अर्थ की स्टोरी है, और इवोल्यूशन जो है वो लिविंग ऑर्गन, इट इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे आया अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे आई। अब कुछ और करेक्टरिस्टिक्स, हमने इतने 6 मेन करेक्टरिस्टिक्स तो पढ़े, अब और भी कुछ ज्यादा करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हो गया शेप, साइज, हम्म
शेप हो गया, साइज हो गया, जो कि नॉन लिविंग को और लिविंग को अलग कर रहा है। लाइफ साइकिल, नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी लाइफ साइकिल नहीं होती, लेकिन लिविंग्स में लाइफ साइकिल होती है। मूवमेंट, लिविंग जो है वो मूवमेंट करता है। सेल्फ रेगुलेशन, और सेल्फ रेगुलेशन जो है लिविंग करता है। वेरिएशंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोजेनी टू प्रोजेनी वेरिएशंस आती हैं। अडेप्ट, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अडेप्ट करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग जो है वो अडेप्ट नहीं करते। हीलिंग एंड रिपेयरिंग प्रोसेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन प्रेजेंट होता है। डेथ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। तो ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो इनके अलावा हैं, जो हमने इस पे 4-6 स्पेसिफिक पढ़ी, उनके अलावा ये सारी भी प्रॉपर्टीज हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज्ड करती हैं। ऐसी मतलब कुछ ही हैं जो डिफाइन करती हैं कि एकदम पर्टिकुलर वो हो। जैसे कि हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा, वो चीज, मेटाबॉलिज्म जो एकदम, और कॉन्शियसनेस जो है वो, ये दो चीजें जो हैं वो अगर कर रहे हैं तो वो लिविंग है, नहीं कर रहे तो नहीं है। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।